देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए एक तो हमने क्या किया कि इंसेक्टिसाइड को यूज ना करना पड़े, है ना। इसके लिए मतलब इंसेक्ट्स के लिए तो हमने बना दिया क्या चीज, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल टाइप के ऐसे। अब कुछ एक वर्म होते हैं, है ना, जैसे कि एक निमेटोड है, एक एग्जांपल है निमेटोड। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बायोटेक की, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए आई, आरएनए आई। आरएनए आई स्टैंड्स फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। अब क्या है, एक निमेटोड है ना? उस निमेटोड का नाम है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उस निमेटोड का नाम क्या है, ध्यान से समझिएगा, इजी है। इस निमेटोड का नाम है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। मेलिडोगाइनी, एम ई एल ओ आई डी, एल ओ आई डी जी वाई एन ई, मेलिडोगाइनी और इनकॉग्निशिया। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये एक निमेटोड है ना। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो निमेटोड है, ये करता क्या है, ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को, और टोबैको उसकी जो रूट्स होती हैं, तो टोबैको प्लांट की रूट को ये क्या करता है, खा जाता है, जिसकी वजह से टोबैको की जो यील्ड होती है वो खराब हो जाती है ना, और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तो इट अटैक ऑन टोबैको प्लांट रूट, है ना, जिसको ये क्या करता है, अटैक करता है। अब देखो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है ना, जिसको कि हम लोग कहते क्या है, आरएनए इंटरफेरेंसेस टेक्नोलॉजी को करते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इस अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है आरएनए इंटरफेरेंस, ये यूज किसमें की जाती है, सभी यूकेरियोट्स में यूज की जा सकती है, इन ऑल यूकेरियोट्स, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, तो सभी यूकेरियोट्स में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसके लिए करने के लिए, अब अगर ये मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो निमेटोड है, अगर इसमें प्रोटीन का प्रोडक्शन, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आया तो अभी के अभी पूछिएगा, ठीक है ना, कहानी खत्म होने के बाद नहीं। जहां पे आपको नहीं समझ में आया दोबारा वहीं पे पूछ लीजिएगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर ये जो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया है, अगर इसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस बंद हो जाए, प्रोटीन बनना बंद हो जाए, तो ये मर जाएगा। इस बात पे किसी को कोई डाउट है? अगर ह्यूमंस में हमारे अंदर प्रोटीन बनना बंद हो जाए तो हम भी मर जाएंगे। इस बात पे कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रोटीन बनती कैसे है, डीएनए से बनता है क्या, आरएनए। अच्छा, अब आरएनए से क्या करता है, आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये जिसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड, ये प्रोटीन। और इसी, ये हम सब पूरी बातें पढ़ चुके हैं। और पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो भी है, ये क्या होता है, या तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और या ये एंजाइम, दो तरह के हो सकता है। या तो शरीर को बनाएगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और या क्या है, या ये एंजाइम है, एंजाइम। तो अब क्या है, डीएनए से आरएनए बनना आपका कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना।
और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब हम करते क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लांट है, मतलब टोबैको का प्लांट, अगर टोबैको के प्लांट में ऐसा कोई जीन हो जो कि मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशा निमेटोड के अंदर प्रोटीन की, जैसे ही ये निमेटोड उसकी रूट में जाए, उसकी रूट को खाना शुरू करे, इसकी बॉडी में वो खाने की वजह से प्रोटीन बनना बंद हो जाए। तो जैसे खाएगा, खाने के बाद ये उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके अंदर, इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा कि प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा और ये थोड़े समय में निमेटोड मर जाएगा। मतलब ये कुल मिलाकर के उसको खा करके मर ही जाएगा, ये इसके लिए पॉइजनस हो जाएगा और नुकसान करेगा और काम नहीं करेगा। तो अब हम करते क्या है इस टेक्नोलॉजी में, एक डीएनए लेते हैं, है ना? वो निमेटोड स्पेसिफिक जो जीन होता है, तो हमने क्या किया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन inserted in होस्ट प्लांट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो होस्ट प्लांट है, मतलब होस्ट प्लांट कौन है, हमारा टोबैको। तो हमने क्या किया कि टोबैको के प्लांट में निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया। कैसे डाला, किसकी वजह से डाला, इंजेक्टेड वे, या यूं कहेंगे इंजेक्टेड बाय एजीबीटी वेक्टर। क्या है एजीबीटी वेक्टर, क्या है एजीबीटी वेक्टर, क्या है जीशान, एजीबीटी वेक्टर क्या है, जल्दी बताओ। फाकिया, रेहान, आयशा, किसी को नहीं पता, पता है नहीं पता, बताओ भाई। एडवांसेस इन जीनोम बायोलॉजी। हम लोगों ने एजीबीटी, ये पहले तो ये बताओ, हमने एजीबीटी जीन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एजीबीटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैंने ये बताओ। यस सर। पढ़ा है ना? तो बताओ फिर इसी बात पे फिर क्या है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन एक बैक्टीरिया है, याद आया? वो करता क्या है, वो प्लांट की रूट में जाकर के ट्यूमर क्रिएट करता है, याद आया? सर रूट नोड्यूल्स वाला। रूट नोड्यूल्स क्रिएट करता है। देखो ये भी कहीं लोग नोट अलग से बता देता हूं। एक बैक्टीरिया होता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन क्या करता है, इट कॉजेस ट्यूमर और नोड्यूल। वो वाला नोड्यूल नहीं, कौन वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, नॉर्मल नोड्यूल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ट्यूमर मतलब कैंसर कॉज करता है, कॉजेस ट्यूमर और नोड्यूल इन प्लांट, ठीक है? ये काम क्या करता है, ठीक है? इट हैव अ प्लाज्मिड यूज्ड एज बैक्टर कॉल्ड एजीबीटी। ठीक है, अब समझ में आ गया एजीबीटी क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये हमारे लिए वेक्टर की तरह काम करता है। अगर किसी ने पूछा कि वेक्टर क्या होता है तो 2 घंटा मानूंगा, अगर किसी ने गलती से भी पूछा। समझ आया नहीं आया, क्यों? यस सर। पक्का? जी ठीक है, सर। याद रखना। एजीबीटी क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, है ना? अब देखो भाई लोगों, तो ये अब ये करता क्या है, अब यहाँ पे फिर से बैक पे आ जाते हैं, इसको नोट करके अलग से लिख लेना, है ना? यही मत इसको ठूस देना, ठीक है? तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन, है ना, हमने क्या किया, इसको इंजेक्ट कर दिया,
किससे? AGBT वेक्टर की हेल्प से। कहां पे इंजेक्ट किया? होस्ट प्लांट के अंदर। अब ये क्या करेगा? जो निमेटोड ये प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, है ना? और ये क्या बना देगा? जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिएगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा? इट विल नॉट बाइंड टू राइबोसोम। तो राइबोसोम से नहीं बाइंड होगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम तो सिंगल स्टैंड को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डबल स्टैंडर्ड तो उसके टनल के अंदर जाएगा भी नहीं, है ना? जिससे क्या होगा? इट प्रिवेंट ट्रांसलेशन, जिससे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां क्या किया गया? आरएनए जो काम करने वाला था उसको, आरएनए को काम करने से रोक दिया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमआरएनए साइलेंसिंग भी इसी को बोलते हैं। हमने साइलेंस कर दिया, हमने उसको काम ही नहीं करने दिया, है ना? और जिससे क्या होगा? दैट निमेटोड विल डाई। नहीं आया? हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो मेरे भाइयों। यस सर। पक्का? रेहान, प्रांजल, जीशान, फाकिया, अयान, बताओ भाई, सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो तुम लोग तो बहुत स्मार्ट निकले भाई। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया तो दैट्स गुड। ओके, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए और मैं लिखवा देता हूं। इसको नोट करके मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको लिखवा देता हूँ बात। हो गया? Yes, sir. चलिए भाई नोट करना स्टार्ट कीजिए। चलो भाई नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट, आरएनए इंटरफेरेंस इज अ टेक्नोलॉजी। RNA interference is technology which prevent RNA interference is a technology prevent RNA interference is a technology which prevent the translation process by
silencing mRNA by silencing mRNA. Next one. In this process, nematode specific genes are inserted. Nematode specific genes are inserted in host plant with the help of AGBT vector full stop. This nematode specific gene produces both sense and antisense strands of RNA in host due to which both of the strand combine and make double-stranded RNA. This double-stranded RNA prevent translation process This is also called mRNA silencing. Protein synthesis stops due to which nematode parasite die. ठीक है, ये हो गया हमारा RNA interference. Clear?
अब देखिए ये इसको हम आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग अगर आपको याद रहे या ठीक है, और आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, आरएनए साइलेंसिंग हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूंगा, शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मुझे बताओ जीन साइलेंसिंग क्या होती है? जीन साइलेंसिंग क्या होती है, कौन बताएगा? अयान बताओ भाई, जीन साइलेंसिंग क्या होती है बेटा? आयशा, ये दूसरी वाली आयशा कहाँ गायब होगी आजकल? सर मैं नहीं दूसरी वाली आयशा, तुम्हें तुम्हें पहचान गया आवाज से। सर वो दूसरी वाली आज बाकी क्लासेस में भी नहीं आई थी। अच्छा, लास्ट क्लास में भी गायब थी क्या वो? लास्ट क्लास में भी शायद नहीं आई थी। यस सर। ओके, तो बताओ भाई फिर जीन साइलेंसिंग क्या होती है? बताओ आयशा, तुम ही बताओ। व्हाट इज सर जीन इसमें साइलेंसिंग? एक जीन को उस जीन का एक्सप्रेशन रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं बताओ तो। सर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टाइम ही हो सकता है। ऐसे नहीं बोलो, क्यों? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अच्छा ये आरएनए आई वही तो है। ना भाई, ये जीन साइलेंसिंग का है, तो ये तो आरएनए साइलेंस, एमआरएनए साइलेंसिंग बोला मैंने। नहीं सर आरएनए इंटरफेरेंस। ना ना, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग बोला। जीन इंसर्शनल डीएक्टिवेशन, बताइए भाई, व्हाट इज इंसर्शनल डीएक्टिवेशन? ये बोलो बोलो बोलो। बायोटेक में है। हाँ तब तो, प्लाज्मिड, याद आया? यस सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली। प्लाज्मिड में मैंने बताया था, याद आया? ये सर जिसमें बैक्टीरिया प्लाज्मिड में, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पर लेके जाता है फॉरेन प्लाज्मिड डीएनए में को। मैंने पढ़ाया था, जब हम किसी भी प्लाज्मिड में कोई भी जीन डालते हैं तो होता क्या है कि जिस पार्ट को कट करके बाहर निकालते हो जीन काम करना बंद हो जाता है। यस सर। उसी को तो बोलते हैं इंसर्शनल डीएक्टिवेशन या जीन साइलेंसिंग। समझ गए कि नहीं समझ गए? याद आया? यस सर। रिवीजन नहीं हो रहा भाई ना? क्या बोल रहे हो? है ना, नहीं हो रहा ना? सही से रिवीजन नहीं हो रहा ना? क्यों? चलिए ध्यान दो, रिवीजन करो भाई। अब देखो, ऐसा नहीं है मेरे पढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा, आप जब तक अच्छे से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और आप जितनी बार रिवीजन करोगे आपके मार्क्स उतने बढ़िया रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है? अब देख आ जाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, है ना? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है क्या? तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंसुलिन कैसे फंक्शन करता है, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर बताता हूँ कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है। देखो भाई लोग, जेनेटिकली इंसुलिन, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है क्या चीज? देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ जीन, अयान पूरी बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? देखो होता क्या भाई लोगों, समझो बात को। सपोज दैट हमारी बॉडी में जब भी इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं बनता है। इंसुलिन कैसे बनता है? हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता
ये प्रो इंसुलिन क्या है? प्रो एंजाइम, प्रो इंसुलिन, है ना? प्रो रेनिन जैसे होता है, तो ये क्या होते हैं? दे आर इनएक्टिव। उसके बाद क्या होता है कि इंसुलिन की हमारी बॉडी में क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। इंसुलिन की प्रोसेसिंग होती है। जब इंसुलिन की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ये इंसुलिन कैसा बन जाता है? इट बिकम एक्टिव। ये एक्टिव इंसुलिन बन जाता है और फिर यही एक्टिव इंसुलिन क्या करता है? इट कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी आपकी बॉडी में होती है ना? प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये समझते हैं कि आखिर प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रो इंसुलिन जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। चेन ए, चेन बी एंड चेन सी। ठीक है? अब ये होती कैसी है? देखो, ये ए हो गई, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है बी जुड़ा हुआ है और इसी के साथ में जुड़ी हुई है चेन सी जुड़ी हुई है। अब है क्या चीज कि इन दोनों के बीच में ना, यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जाते हैं, सल्फर के ब्रिज पाए जाते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज। आपको पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना? प्रोटीन के स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल में 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था ना रेहान, है ना? तो अब क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज से प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होता है और क्वाटरनरी में कन्वर्ट होता है। प्रोसेसिंग में ऐसा कुछ होता है कि ये जो सी पार्ट है ना, ये सी वाला पार्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। प्रोसेसिंग हुई तो पॉलीपेप्टाइड सी चेन जो होती है, ये हमारी किसी काम की नहीं होती और इसी की वजह से इनएक्टिव बना होता है। तो सी पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं और जो एक्टिव इंसुलिन होता है वो क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन ए और पॉलीपेप्टाइड चेन बी। तो दो मिलकर के ए और बी, है ना, ये मिल क्या बनाते हैं? यही आपस में मिलकर के इंसुलिन का एक्टिव इंसुलिन का फंक्शन। तो अगर हमको आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाना है तो हमें सी बनाने की कोई जरूरत नहीं। हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनानी पड़ेगी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ए और पॉलीपेप्टाइड चेन बी। हम दो बना ले तो हम काम चल जाएगा। हम यही एक्चुअली करते हैं। तो हमने किया क्या कि हमने इंसुलिन बनाने वाला जीन लिया, इंसुलिन जीन। ठीक है? तो हमने दो अलग अलग जीन लिए। एक कौन सा लिया? पॉलीपेप्टाइड ए बनाने वाला जीन और दूसरा लिया पॉलीपेप्टाइड बी बनाने वाला। ठीक है ना? हमने ये इंसुलिन जीन लेकर के बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के जीनोम में चला गया, अब हमारा जो नया बैक्टीरिया बना वो क्या है? दैट इज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अब ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या करता है? यही ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया है वो इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ए चेन और पॉलीपेप्टाइड बी चेन। हम क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड ए और बी चेन को दोनों क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। वी मर्ज बोथ ऑफ दी पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया है इसको ग्रो करते हैं, कल्चर में बाहर ग्रो करते हैं। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं? बोथ आर ज्वाइंटेड टू मेक एक्टिव इंसुलिन। हम दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज बना के
अच्छा, कनेक्ट किस चीज़ से करते हैं? हम इनको डाइसल्फ़ाइड ब्रिज बना देते हैं। ऐसा हम करते हैं कि इसमें एंजाइम्स ऐड कर देते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, दोनों के बीच में डाइसल्फ़ाइड ब्रिज का फॉर्मेशन कर देते हैं, दैट्स इट। समझ गए? तो डाइसल्फ़ाइड ब्रिज दोनों के बीच में बन गए और दोनों क्या हो गया, दोनों ऐड हो गए और हमारा एक्टिव बन गया। इस तरह से हमने आर्टिफ़िशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। तो मैंने बताया पहले क्या होता था, इंसुलिन को मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया भी था कि पहले क्या होता था, इंसुलिन को निकाला जाता था कहाँ से, कैटल्स के स्प्लीन से, हैं? और उतना अमाउंट में प्रोड्यूस भी नहीं होता था और वो जो इंसुलिन होता था वो एलर्जेंट भी था क्योंकि वो दूसरे सोर्स से निकलता था। तो हमने ये ना करना पड़े इसके लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये बना दिया। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे मैंने पढ़ा था ब्लीडर डिसीज़ कि फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होता है ना? ब्लीडर्स डिसीज़ जिसको आप लोग बोलते हो, तो ब्लीडर डिसीज़ क्या है? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होता। हमने क्या किया, इंसानों में पाया जाने वाला फैक्टर 8 वाला जीन्स गाय में और भैंस में डाल दिया है। अब गाय-भैंस का जो ट्रांसजेनिक गाय और ट्रांसजेनिक भैंस बना रखी है। अभी वो ट्रांसजेनिक काऊ और बुफैलो जो है, उनके मिल्क में फैक्टर 8 निकलता है। हम मिल्क से फैक्टर 8 निकाल लेते हैं, मिल्क अलग बेच लेते हैं, फैक्टर 8 अलग इकट्ठा कर लेते हैं और उसको इंजेक्शन में डाल करके उन लोगों को सेल आउट करते हैं, जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं, है ना? या जिनको ये जेनेटिकल डिसीज़ है। तो इस तरह से हम क्योर तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो यूज़ किया जाता है, वो उस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है? इसी को इस आर्टिफिशियल इंसुलिन को जो हमने बताया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमेलिन कहते हैं। समझ आ गया ना सबको? ह्यूमेलिन यही है। दिस इज़ ह्यूमेलिन। क्लियर है? बोलो भाई। Yes, sir. हुँ, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा बोला करो, तुम लोग एकदम मुर्दे की तरह बैठे रहते हो, हैं? मैं महसूस नहीं होता कि मतलब पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। समबडी इज़ ओह, दैट साइड। 11th वाले बच्चे इतना बोलते हैं पूछो मत, हमेशा एक्टिव बना के रखते हैं। चलो नोट करो इसको जल्दी से। जल्दी नोट करो फिर इसको लिखवा देता हूँ। सर इसे नॉन पैथोजेनिक ई कोलाई में डालते हैं ना? ई कोलाई है, हाँ, ई कोलाई हम लोग वो जो यूज़ करते हैं वो नॉन पैथोजेनिक ही है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। वो हमारी कोलोन में पाया जाता है और वो विटामिन उसकी विटामिन डी की सिंथेसिस करता है। विटामिन के, विटामिन डी की सिंथेसिस करता है।
नोट कर लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए नोट कीजिए। पूछा गया था भाई साहब कि ये बनाया किसने, है ना? तो इली लिली एक कंपनी थी, उसने बनाया हुआ था। ठीक, नोट करो। ह्यूमन इंसुलिन। In 1983, an American company, Eli Lilly, नाम पूछा गया था। Eli Lilly prepared, सर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सर यही पॉइंट्स 1983 अमेरिकन कंपनी के बाद। अब इसमें समझने वाली बात क्या थी? यही तो बोला मैं, 1983 इली लिली कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी, इली लिली एन अमेरिकन कंपनी, इतना ही तो मैंने बोला। prepared 2 DNA sequences। कौन से सीक्वेंस? पॉलीपेप्टाइड ए वाला और पॉलीपेप्टाइड बी वाला। किसने बनाया? किसी ने किसी कंपनी ने तो बनाया होगा ना, किसी कंपनी के साइंटिस्टों ने बनाया होगा। तो उस कंपनी का नाम था इली लिली। तो इली लिली एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसके साइंटिस्टों ने एक 2 डीएनए के सीक्वेंस बनाए जो कि ह्यूमन के इंसुलिन के पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी से मैच करते थे। prepared 2 DNA sequence which were corresponding to human insulin, polypeptide A, human insulin, polypeptide A, and human insulin, polypeptide A, and polypeptide, human insulin, polypeptide A, and polypeptide B, full stop। अब ये जो एली लिली कंपनी थी, है ना, इसने जीन तो बना दिया। अब इसको क्या किया गया? it was next point है, it was inserted into a bacteria, it was inserted into a bacteria which produces separately chain A and chain B of human insulin, full stop। इसी में लिखेंगे both of the polypeptide chains are rejointed by using disulfide bridges, to make artificial insulin। नेक्स्ट पॉइंट, सर आर्टिफिशियल के बाद क्या बोला? आर्टिफिशियल इंसुलिन।
Next, it is to be noted that insulin is produced in human. It is to be noted that insulin is produced in human in inactive pro-insulin form. Pro-insulin form. The pro-insulin contain three polypeptide chain A, B, and C. It becomes active or functional after processing in which C polypeptide chain is removed. C polypeptide chain is removed to make mature insulin. ठीक है, अब इसको क्या हम लोग बोलते हैं, क्या ह्यूमुलिन इसी को बोला जाता है, इस इंसुलिन को, ठीक है, मतलब जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, राइट। चलिए अब आ जाते हैं जीन थेरेपी में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी। तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी होती क्या चीज है? बोलो भाई, व्हाट इज जीन थेरेपी? सर जीन से जेनेटिक डिजीजेस को ठीक करता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो कैसे कर सकते हैं आयशा? सर उसमें एक जीन इंसर्ट करके या फिर सर्जरी से। देखो हाँ, देखो क्या है कि इसका जीन थेरेपी का जो यूज किया गया था, ये यूज किसके लिए किया जाता है? इट इज यूजफुल फॉर, कुछ पॉइंट बता दो पहले। इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए यूजफुल फॉर, इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। और जीन थेरेपी में क्या होता है, इसमें हम लोग करते क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए यूजफुल है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। और इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे अभी आयशा ने बताया, बिल्कुल सही बताया। इसका सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 4 साल की बच्ची थी, 4 ईयर। उस बच्ची को क्या था, एडीए डेफिशिएंसी। तो पहले हम लोग बात करें कि व्हाट इज एडीए डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो जीन मिसिंग कौन होता है या नॉन फंक्शनल या मिसिंग होता है, जो कि एडीए बनाने का काम करता है। अब एडीए क्या है? एडिनोसिन डाइएमिनेज डेफिशिएंसी इसको बोलते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइएमिनेज डेफिशिएंसी। अब ये करता क्या है?
एडिनोसिन डाईएमिनेज जो एंजाइम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर functioning of this one immune system, responsible for functioning of immune system. होता क्या है, हमने पढ़ा था, it is deletion causes in affected person. तो जेनेटिकली क्या होता है, डिसीज डिलीशन हम लोग पढ़ सकते हैं, ये जीन डिलीट हो जाता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसमें जीन डिलीट हो जाता है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, जिस आदमी को ये बीमारी है एडीए डेफिशिएंसी, अब उसमें क्या होता है, मतलब जो हमारी डिफेंस सेल्स है उनका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब इसके कई सारे तरीके हैं, कैसे किया जा सकता है, इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। अब आते हैं एडीए डेफिशिएंसी क्योर। एक तरीका तो क्या है, सबसे पहला जो तरीका होता है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब कि उस बंदे के अंदर इस एंजाइम को आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाए, है ना, एंजाइम इंजेक्टेड। एक तो ये तरीका हो गया, क्या कोई और दूसरा तरीका हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन भाई बोन मैरो 2 लाख लोगों में एक आदमी का बोन मैरो मैच करता है और इट्स नॉट इजी थिंग, है ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हम वो सेल डाल सकते हैं जो एडीए प्रोड्यूस करती हो और वो एडीए को प्रोड्यूस करेंगे। एक और तरीका हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं। मतलब कि जीन थेरेपी में क्या किया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए, किसमें, एडीए जीन इंसर्टेड। भाई किसमें एडीए जीन इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, एडीए जीन इंसर्ट कर दिया जाए लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट का जो लिम्फोसाइट है उसमें हम एडीए जीन इंसर्ट कर दें, एक सेल निकाल लें उसमें एडीए जीन डाल के और पेशेंट की ही सेल में और उसके बाद हम क्या करें कि इसको बाहर ग्रो कर लें, ग्रो लिम्फोसाइट आउटसाइड ऑफ बॉडी, हम इसको बॉडी के आउटसाइड ग्रो कर देते हैं, ठीक है। अब हम जिसमें एडीए जीन हम लोग इंसर्ट कर दिया है लिम्फोसाइट में, अब उसके बाद क्या करेंगे, दे आर इंजेक्टेड इनटू पेशेंट। लेकिन भाई साहब जो लिम्फोसाइट कोई इमॉर्टल थोड़े ना है, फिर बार-बार हमको क्या होना, लिम्फोसाइट डालना पड़ेगा, जो हमने जीन थेरेपी के थ्रू लिम्फोसाइट डाली थी उसको बार-बार डालना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत डिफिकल्ट काम है, 2 लोगों का बोन मैरो मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी एक पॉसिबल नहीं है, ठीक। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बार-बार एंजाइम, तो परमानेंट सॉल्यूशन इनमें से कोई नहीं निकला ना। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमको ये पता चल जाए और हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी करें, मतलब उस एम्ब्रियो के अंदर ही जब वो एम्ब्रियो के फॉर्म में हो तभी हम जीन थेरेपी कर दें, तो इस डिजीज को उस पेशेंट के अंदर खत्म किया जाता है। तो जीन थेरेपी एट एम्ब्रियोनिक स्टेज इज परमानेंट सॉल्यूशन। फर्दर क्या होने वाला है कि जैसे एक जेनेटिक काउंसलिंग की आजकल बात चल रही है, इस पे बहुत चर्चा होगी और टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी, अभी हालांकि 10 साल तक तो मुझे लगता नहीं आएगी। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है कि जैसे सपोज दैट कि आप किसी आदमी से या किसी महिला से शादी करने जा रहे हैं, अदर पार्टनर जो भी हो आपका, मेल फीमेल जो भी हो, आप जब उससे मैरिज करने जा रहे हैं तो आप उसका जीन पूरा जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं।
तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टाइप थी, उसके जितने सारे जीन्स होते हैं वो सब जीन्स को रीड किया जाएगा कि उस आदमी में कौन कौन सी बीमारी है, सब पता चल जाएगा कौन कौन सी डिजीज है। फिर आप क्या कर सकते हो कि फर्दर जो आपके बच्चे में वो बीमारी ना जाने पाए, तो आप उस जीन को डिलीट करवा सकते हो उस बच्चे में, और उसकी जगह एक अच्छा जीन ऐड करा सकते हो। इसको हम लोग तो जीन काउंसलिंग का मतलब हुआ जीन्स को रीड करना जिसमें डिफिशिएंसी पता चली, और ये क्या बोलते हैं जीन्स को इसके बाद जो दूसरा वाला प्रोसेस हुआ उसको हम जीन थेरेपी बोलेंगे। जीन एडिटिंग, फिर सॉरी जेनेटिक काउंसलिंग, फिर जीन एडिटिंग, उसी जीन एडिटिंग को हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं, है ना? राइट? सो दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। तो ये भविष्य में मतलब आने वाला है। दिस इज प्रैक्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये अप्लाइड पार्ट है बायोटेक का। समझ में आ गया भाई लोगों? जीन थेरेपी क्लियर भाई? यस सर। तो नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? नोट कर लीजिए, तो मैं आगे फिर लिखवा दूं आपको। हो गया भाई, स्टार्ट करें? देखिए, तो चलिए नोट कीजिए। ओके, चलो भाई नोट कराते हैं। नोट करेंगे। जीन थेरेपी इज द प्रोसेस that in which defected genes can be recorrected. Defected gene can be recorrected. Defected genes can be recorrected with the help of with the use of biotechnology. With the use of biotechnology. For example, सर एक बार रिपीट कर दो। Gene therapy is a process in which defected gene can be recorrected. Defected gene can be recorrected with the help of biotechnology. With the help of biotechnology. Next point. For example, a genetic disorder like ADA deficiency. The genetic disorder like ADA deficiency can be recorrected. Genetic disorder like ADA deficiency
can be recorrected by use of gene therapy. This deficiency takes place. This deficiency takes place due to this deficiency takes place due to deletion of this deficiency takes place due to deletion of ADA genes in patient. Next point. It can be cured with the help of bone marrow transplant. It can be cured with the help of bone marrow transplant. Bone marrow transplant and enzyme replacement therapy which is not the permanent solution, which is not the permanent solution. There is one more option, gene therapy. In this process, CADA जीन, जैसे हमने कॉपी किया हुआ जी था ना, तो cDNA ADA, ठीक है। cDNA कौन है? उसी का सीक्वेंस है, ठीक है, ADA का सीक्वेंस है ना। तो cDNA ADA is inserted inside the lymphocyte of patient, inside the lymphocyte of patient, full stop. These lymphocytes grown outside, reinserted again in the body of patient, but as lymphocytes are not immortal, but as lymphocytes are not immortal, hence it is not a permanent solution. Hence, it is not
a permanent solution. Full stop. This kind of therapy was given to a 4-year girl in 1990. 4-year girl in 1990. For permanent solution, full stop. Next point, last point again. For permanent solution, we need to, for permanent solution, we need to perform gene therapy at embryonic stage. At embryonic stage. ठीक, तो ये थी हमारी जीन थेरेपी वाला पार्ट। ये हमारा जीन थेरेपी वाला पार्ट था। अब एक चीज और देख लेते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, क्या होता है। क्लियर है ना भाई सबको? कोई डाउट तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है? एलिजा टेस्ट वगैरह है ना। तो हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या करते हैं, जैसे एलिजा टेस्ट होता है। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? सर मलेरिया के लिए। ना भाई, मलेरिया के लिए क्या होता है? कैसी बातें कर रही हो तुम भी। एलिजा टेस्ट होता है एचआईवी के लिए, एड्स के लिए। ना भाई, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एलिजा स्टैंड्स फॉर, जो मैंने आपको बताया था ना, वो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझ में आया? वही एलिजा टेस्ट है। इसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इसमें हम लोग करते क्या है, ठीक है, एक तो पीसीआर करते हैं, है ना, पीसीआर याद है ना, पीसीआर टेक्निक अपनाते हैं। ठीक है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। कैसे? एग्रोस जेल से, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, समझ याद है कि ये सब ऐसे भूल गए? यस सर। और ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं कि इट्स अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो एचआईवी पॉजिटिव है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो एचआईवी नेगेटिव है। हमने क्या कर रखा है कि एक प्रोब बना रखा है, और जो प्रोब है वो किसका सीक्वेंस है, वो ऑपोजिट सीक्वेंस है किसका, वो प्रोब जो है सीक्वेंस वो एचआईवी का सीक्वेंस है, उसको हमने बना रखा है। अगर प्रोब जाके चिपक गया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो मतलब वो पॉजिटिव है, और नहीं हुआ तो मतलब नेगेटिव। ऐसे बनता है।
समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया सर। ठीक है, तो नोट कर लो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, a process by which molecular diagnosis is the process by which we detect certain diseases like HIV. ELISA is an example. Next, in this technology, we increase the frequency of gene with the help of PCR. With the help of PCR, and by use of DNA hybridization technique and by use of DNA hybridization technique, we detect this kind of diseases. ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आ गया सबको? अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो क्या होते हैं, पता है कि नहीं पता है? क्यों भाई? हाँ कि ना? यस सर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक बुफेलो बनाई हुई है ना, जिसका कि नाम गरिमा है ना। उस बुफेलो की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम लोग कुछ ऐसे काउज हैं, बुफेलोज हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग वो बनाते हैं फैक्टर 8 या फैक्टर 9 का फॉर्मेशन करते हैं। तो फैक्टर 8 फैक्टर 9 क्या होता है? वही ऐसा वो एंजाइम जो कि ब्लीडर्स डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ब्लीडर्स डिजीज फैक्टर 8 और फैक्टर हम लोग बना पाते हैं, है ना। और उसके लिए जो एंजाइम होता है वो उसका जीन हम लोग डाल देते हैं काऊ में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। दूसरा क्या होता है, जैसे एक और मैंने आपको बताया कि ये वाला ब्लीडर डिजीज वाला हो गया, है ना। और हाँ, हमने काऊ स्पेशल कुछ काऊ बनाई है जिनके मिल्क में पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनकी अमाउंट उनका इंक्रीज कर दिया गया, उससे एंटीबायोटिक हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। और कुछ हैबिट्स बनाए हुए हैं, शीप्स बनाए हुए हैं, फिशेस बनाई हुई हैं, जिन्हें फिशेस में हमने क्या किया हुआ है, पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस बढ़ा दिया है। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए फायदेमंद होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के पीछे देखो पर्पस क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे आपने हमें अभी बात की है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन्स को हम लोग चेक करते हैं, वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम लोग बनाते हैं, है ना। जैसे ट्रांसजेनिक माउस होते हैं वो पोलियो वैक्सीन के लिए यूज किए जाते हैं। तो पोलियो वैक्सीन चेक करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माउस पहले बनाते हैं, ठीक है।
और दूसरा क्या होता है, डिजीज को स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक बनाते हैं। कोई डिजीज है, उस पे जीन एडिटिंग, जैसे अभी हमने बात की, ये थेरेपी की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं, है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। ठीक है, ये पर्पस है हमारा कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के पीछे पर्पस क्या है। हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स और दूसरा एथिकल इश्यूज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो पहले वो माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर वो मैं खत्म करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे, दोबारा से इकोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। बताओ भाई, पहले किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, बोलो भाई लोगों। समझ में आ रहा है सर सबको? हाँ बोलो। सर जीन थेरेपी ऑफस्प्रिंग में वो चेंज नहीं ला सकती ना, जो हमने इनिशियली जिस ऑर्गेनिज्म में किया। हाँ, ला सकती है। देखो पता क्या, जीन थेरेपी मतलब डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट इसके लिए तो अलाउ कर दे कि आप डिसेबिलिटी को खत्म कर दें, है ना, इसके लिए तो गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी। लेकिन क्या है कि वैसे आप क्वालिटी कोई जीन्स नहीं डाल सकते हैं। अगर आप चाहो कि किसी बच्चे की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कोई जीन डालना चाहो, तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको अलाउ नहीं करेगी। समझे? रीजन क्या है कि वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देगी, ह्यूमंस में रेस क्रिएट कर देगी, है ना। सो दैट इज नॉट, उस पे काफी बहस चल रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट एक्चुअली अलाउ नहीं करने वाली। नो सर, मैं कह रही हूँ कि जीन थेरेपी जो हमने एक ऑर्गेनिज्म में की, वो उसके ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएंगे ना वो चेंजेस। क्यों नहीं जाएंगे भाई? तुम एक बात बताओ, सपोज दैट तुम मेरे में जीन थेरेपी कर दो, है ना, है ना, तो मेरा डीएनए तो मेरे बच्चे में जाएगा। हम्म, तो सपोज दैट तुमने मेरी बॉडी में वो जीन डाल दिया जो मेरी आईज का कलर चेंज कर देगा। ठीक है, वो प्रोटीन बन रही है जो आईज का मेरे कलर ग्रीन कर दे, ब्लू कर दे, रेड कर दे, कोई दूसरा कलर कर दे। तुमने वो जीन डाल दिया, अब वो जीन तो मेरे बच्चे में जाएगा जाएगा। अब अगर सर वो लेकिन जीन हमने सोमैटिक सेल्स में किया ना। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, जीन सोमैटिक सेल में कहाँ पे तुम जीन एडिटिंग कर सकती हो? उसके लिए तो तुम्हें ये पॉसिबल है, जैसे ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस तरह की सेल्स में पॉसिबल है। लेकिन सोमैटिक सेल से तुम पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा चेंज कर सकते हो पार्ट का। आइस की सब सेल में तुम थोड़ा ना कर पाओगी। उसके यस लिए सर। तुम्हें मेरे एम्ब्रियो में करनी थी, समझे? ओके सर। हम ये कह रहे हैं कि सपोज दैट कि हम कैसे परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे जीन थेरेपी। परमानेंट सोल्यूशन के लिए सपोज दैट कि कोई पर्टिकुलर मदर है जो कलर ब्लाइंड है ना, यस। मना मत को। अब हमने क्या किया, जब मदर का एग प्रोड्यूस होगा तो एग को निकाल लेंगे, उसमें कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन हटा देंगे और प्रॉपर कलर बनना, मतलब जो रोडोप्सिन बनाने वाला जो जीन होता है वो फादर का ही काट के चिपका दिया वहां पे, और फिर इस एग को स्पर्म से फ्यूज करा दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, या फिर जब वो एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो 2 सेल 4 सेल का एम्ब्रियो बन गया, है ना, तो हमने क्या किया, उन चारों सेल में चेंज कर दिया। ठीक है, वो जीन एडिट, अब उस एम्ब्रियोनिक स्टेज से एग की स्टेज में कर सकते हैं, स्पर्म स्टेज में कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर सकते हैं। अब वो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसकी हर सोमेटिक सेल में क्या होगा, वही अच्छा वाला जीन होगा, वो डिजीज खत्म हो गई। अब समझ आया यस सर। कि हाउ वी कैन यूज जीन थेरेपी। तो इस तरह से हम लोग जीन थेरेपी का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे और पहले ह्यूमन वेलफेयर वाला पढ़ेंगे और फिर उसके आगे पढ़ेंगे। और किसी को कोई डाउट? बाकिया समझ आ रहा है? यस सर। पढ़ाई हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा चलो बढ़िया है। अयान, कुछ लिखते विखते हो? आंसर आंसर राइटिंग करते हो अयान, आयशा? यस सर। नो। यस सर। अच्छा अच्छा, संडे सर बट एक प्रॉब्लम हो गई। पूरे कंप्लीट हैं आप किसी से? अच्छा, इस संडे वाली क्लास के अगर किसी के पास नोट्स हो तो भाई क्या बोलते हैं, संडे क्लास में कौन कौन था? कोई था क्या लास्ट संडे वाले ना रेहान? यस सर। लास्ट संडे वाला किसी के पास नोट्स है भाई? तुम्हें भी सर चाहिए मैं तो यार। अपने नोट्स बनाती हूँ।
देखो जीशान के पास है। अच्छा जीशान मतलब आज कुछ तो तुमने जिंदगी में एक अच्छा काम काम किया, मतलब ठीक है, कम से कम पंक्चुअल, गुड, आई अप्रिशिएट इट। जीशान, जीशान के पास है भाई, ठीक है। जीशान तुम्हारा नंबर दे दूं इसको, रेयान को? बोलो, तुम्हारी सहमत से दूंगा, दे दूं ना दूं? है सर। अच्छा, नंबर है तो रेहान को मैसेज कर देना। रेहान, इसका नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसको मैसेज कर देना और ये तुम्हें दे देगा, ठीक है। चलो गुड। तो हाँ, अब कुछ कह रहा था कौन? अयान कुछ कह रहे थे, बताओ, कुछ कह रहे थे? आंसर लिखते हो? आयशा, लिख रहे हो? आंसर राइटिंग कर रहे हो? यस सर। आंसर राइटिंग करते रहना। प्रांजल, तुम्हारी आवाज नहीं आती यार। प्रांजल, हेलो, माइक्रोफोन ही नहीं आने, सुनाई दे रहा है? प्रांजल मैसेज करो अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि मैं तो आपको नहीं सुन पा रहा हूँ।